Good morning, dear students. Good morning, students. Today we will discuss chapter number 8, motion. बेटा आप मोशन वाला चैप्टर अपनी 7th क्लास में भी पढ़ के आए. ठीक है. मोशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड अ मोशन. ओके. जैसे बुक यही रखी है तो इट इज कॉल्ड स्टेशनरी, कि ये चेंज नहीं हो रही. बट जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, मैं इसको देखो फोर्स लगाया ना मैंने, तब इसकी पोजीशन चेंज हुई. दैट इज कॉल्ड मोशन. मीन्स मोशन क्या होता है बेटा? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स. जब हम कोई फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, देन इट इज कॉल्ड मोशन. देखो, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन. हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट में रहती है और कुछ मोशन में. रेस्ट मीन्स जैसे बिल्डिंग है, आपकी वॉल है, वॉल को आप कितना भी पुश कर लो बट वो टच से मस नहीं होगी. ठीक है. जैसे बर्ड्स, फ्लाई, फिश, ये सब क्या है? फ्लाई करते हैं. बर्ड्स फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स. ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड मूव करता है आर्टरीज में, वेन्स में. आप सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ के आए हो. ठीक है. कार मूव करती है. एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स सब मोशन में रहते हैं. ठीक है. वी ऑफन प्रीसियस एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम. हम हमेशा समझते हैं कि मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद टाइम. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves. Means हमें हवा जो है, हवा की पोजीशन चेंज कैसे होगी? हमें कैसे पता चलता है कि हवा ब्लो कर रही है या हवा चल रही है? कैसे? डस्ट उड़ रही है या फिर कोई लीव्स है, हमारे पत्ते हिल रहे होते हैं, हमारे कपड़े हिलते हैं, उसी से हवा अंदाजा लगाते हैं ना कि हवा चल रही है. What cause the phenomena of sunrise, sunset and changing of seasons? इज इट ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ? हम कहते हैं कि जो अर्थ का रिवोल्यूशन है, रोटेशन है, उसी के कारण डे और नाइट बनते हैं, बट हमें अर्थ मूव करती हुई नजर नहीं आती. ठीक है. तो ये क्या? एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर. यस. क्या मतलब है? एक ऑब्जेक्ट, अब जैसे हम एक बस का एग्जाम्पल लें. बस में जब पैसेंजर के साथ हम बैठे हैं, बस लो, गाड़ी लो, कोई भी लो, मीन्स कोई भी व्हीकल, वो मोशन में है, चल रहा है वो. ठीक है. और हम उसके अंदर बैठे हैं और पैसेंजर्स भी बैठे हैं. उन पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग हमको कहाँ है? रेस्ट में है, क्योंकि हमारी पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही. हम तो जिस सीट पर बैठे हैं उसी सीट पर बैठे हैं. बट जो बस के बाहर वाले पीपल्स हैं, उनके लिए हम क्या है? मोशन में है. तो इसी क्या है ये सिचुएशंस कि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक के नजरिए से तो क्या है? रेस्ट में है और दूसरे के नजरिए से मोशन में है. ठीक है. फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, यही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. Most motions are complex. Some objects may move in straight line, others may take a circular path. Yes, जरूरी नहीं है कि हमेशा हम स्टेशनरी स्ट्रेट पाथ में ही मूव करें. ठीक है. आपने हिल स्टेशन पे गए होंगे तो वहां पर क्या होता है? राउंड राउंड होता है ना, सर्कुलर मोशन होता है. तो यही बताया है कि आप और मोशन की टाइप 6th क्लास में पढ़ के आए हो. पढ़ के ना, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर, पेंडुलम वाला जो रोटेशनल मोशन सब पढ़ के आए हो. ठीक है. तो इस तरह से अलग अलग मोशंस होते हैं. Some may rotate and a few others may vibrate. कुछ तो रोटेट करते हैं, कुछ वाइब्रेट करते हैं. वाइब्रेशन के कारण ही आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है ना. There may be situations involving a combination of these. कई बार दोनों इकट्ठे भी आ जाते हैं. ठीक है. In this chapter we shall first learn to describe the motion of an object along a straight line. हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन में मोशन है उसको कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करते हैं, हम कैसे उसकी न्यूमेरिकल्स को निकालते हैं. We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs. ठीक है. इक्वेशंस देखेंगे और हम इसमें ग्राफ को स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज डिस्क्राइबिंग मोशन. We describe the location of an object by specifying a reference point. मीन्स हम मान लेते हैं कि यहाँ ये हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि यहाँ ये पॉइंट ए है, यहाँ से एक कार मूव कर रही है. ठीक है. और वो बी पॉइंट पर पहुंच गई. ठीक है. तो हम एक रेफरेंस मानते हैं और एक उसका डेस्टिनेशन मानते हैं. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a village is 2 kilometer north of the railway station. उसने कहा है, रेफरेंस माना है कि मान लो एक स्कूल है विलेज में, वो रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की साइड 2 किलोमीटर है. We have specified the position of the school with respect to railway station. हमने रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को फिक्स कर लिया. ठीक है.
तो इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट, हमने रेफरेंस पॉइंट मांगे ना, मानना है ना उसको, और दूसरे को हमने एज्यूम कर लिया। अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस मीन्स हमें इसे क्या है, मोशन को डिस्क्राइब करने में कोई भी दिक्कत नहीं। कन्वीनियंस क्या, तो रुकावट मीन्स हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हमने उसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. मीन्स हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है जहाँ से वो शुरू हुआ है या उसके रिस्पेक्ट में हम उसकी दूसरी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या है, हमें एक ओरिजिन मानना पड़ता है। ओरिजिन दिया हो तो ही हम मोशन को डिस्क्राइब कर पाते हैं। बेटा सबसे पहले इसमें मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मीन्स एक सीधी लाइन में एक मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होता है ये। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा, ये नीचे आपको दिया पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये देखो ओ ओरिजिन से वो शुरू हुआ 25 पर सी पॉइंट पर, ये मतलब अलग अलग डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है, ये उसके जहाँ पर रुका है थोड़ी देर के लिए। We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated at its reference point. उसने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी है, O से, यहाँ से उसने चलना शुरू किया है, ठीक है। 0.0 किलोमीटर था ना, उसके बाद धीरे धीरे इसमें आपने देखिए, आप जब अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो या बाइक कोई भी स्कूटी है कोई भी व्हीकल आप शुरू करते हो, उसका जो मीटर है उसके ऊपर रीडिंग आती रहती है ना, ठीक है। तो वो बताया है इसमें, आपने देखा कभी ऑटो जब हम ऑटो में जाते हैं तो कई बार वो रीडिंग के हिसाब से हमसे पैसे लेते हैं, तो हम बैठते हुए उनकी रीडिंग नोट करते हो, जब हम उतरते हैं अपने पॉइंट पर तो हम रीडिंग नोट करते हो, फिर उनको माइनस करके हम रीडिंग के हिसाब से उनको पैसे देते हैं, ठीक है। तो यही बताया इसने, 0 किलोमीटर से उसने अपनी जर्नी शुरू की है। उसके बाद लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। ए बी और सी क्या है, मतलब वो उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट के बाद वो यहाँ पहुँच गया, 10 मिनट के बाद यहाँ पहुँच गया। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू द बी। उसके बाद रीचेस सी पहले गया और फिर वो वापिस आया है, ठीक है। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी। देखो ओ ए टोटल लेंथ कितनी होगी, ओ ए, पहले ओ से वो ए पे गया, ठीक है, फिर ए से वो ओ पर वापिस आया, ए से सी पर आया, सी तक आया उसने, ठीक है ना, सी पर आकर रुक गया, आगे वो ओ तक नहीं गया। तो देखो ये कितना है, 60 है, और सी तक वापिस देखो 60 में से 20 ये 25 है, तो क्या हुआ 60 में से आप माइनस करोगे ना, ठीक है, तो ये कितना आ गया 35। तो टोटल क्या बन गया हमारा 95 किलोमीटर। इट मीन्स उसकी जो डिस्टेंस था वो कितना हो गया बेटा 95 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन। जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमें सिर्फ उसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। हमें उसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं कि वो राइट में जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। 2 क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर एंड स्केलर। स्केलर क्या होती है, जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। और वेक्टर क्या क्वांटिटी क्या होती है बेटा, विच हैज डायरेक्शन, जो डायरेक्शन रखता है। तो आपको पता होना चाहिए, यहीं से आपके 1 वर्ड के क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट डायरेक्शन, ठीक है, यही आपको पता होना चाहिए। There are certain quantities which are described by specifying only their numerical values. The numerical values of physical quantity in its magnitude, उसे क्या बोलते हैं हम, उसका magnitude. From this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position? क्या मतलब है, जो आपको ये डाटा दिया हुआ है, क्या आप उसकी फाइनल वो कहाँ पर पहुंच गया, सी पर पहुंचा ना वापिस। देखो यहाँ से गया वो और वापिस सी पर, अब वो यहाँ पर खड़ा है। तो उसने कहा है क्या आप इस डाटा से, जहां वो ओ से स्टार्ट हुआ था और सी पर पहुंच गया, ठीक है, तो क्या आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। उसने कहा है फिर आगे, कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल जितना भी वो गया है, जितना उसने कवर किया है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा,
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। याद रखना, इसमें तो हमने क्या है 60 प्लस 35 काउंट करा ना सारा, बट जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इट मीन्स 25 पर पहुंच गया वो, 25 माइनस 0, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे हम इसको, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और जरूर आता है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to C थ्रू A, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इसकी डेफिनेशन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस, क्या इक्वल होंगे, नो, कभी भी नहीं। कंसिडर एन एग्जाम्पल गिवन इन फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A, द डिस्टेंस कवर्ड 60, जब वो O से A तक गया तो 60 चला गया ना वो, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60, यस ये भी 60 है, क्योंकि देखो जब O पर था, वो इनिशियल पोजीशन O थी और वो A पर पहुंचा, ठीक है, तो डिस्टेंस भी यही हो गया और फाइनल पोजीशन यही है, तो यही उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O to A, जब वो बैक आ रहा है O to A जा रहा है एंड बैक टू B, द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस तो 85 हो गया, बट अब देखो इनिशियल पोजीशन तो उसकी 0 थी और फाइनल पोजीशन यहाँ है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट 35, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 35। Thus the magnitude of the displacement is not equal to the path length, बराबर नहीं हुआ क्योंकि वो तो 85 था और ये 35 है। Further we will notice that the magnitude of the displacement for a motion may be 0, but the 0 कब होगा बेटा, जब यहीं से चलेगा और वापस यहीं पर आ गया। मान लो अब तो वो यहाँ पर रुक गया, यदि वो वापस यहीं आ जाता तो यहीं से शुरू हुआ तो और यहीं वापस आ गया, तो क्या होगी डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि वो तो उसने तो कुछ मूवमेंट की ही नहीं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट यही है तो हम तो कहेंगे इसने तो कोई डिस्टेंस तय ही नहीं किया, इसने कोई डिस्टेंस भी मूव नहीं किया, तो इसीलिए ये दूसरा पॉइंट क्या है डिफरेंस का, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी इज OA प्लस AO। ठीक है, जब वो वापिस आता है तो 60 प्लस 60 क्या होगा 120। ठीक है, the two different physical quantity, the distance and the displacement are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position। ठीक है बेटा, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जरूरी हैं। नेक्स्ट है बेटा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्या होता है बेटा, एक जैसा, जैसे आप स्कूल में यूनिफॉर्म डाल के आते हो, सभी एक जैसी होती है ना, एक जैसे अच्छे लगते हैं बच्चे, स्कूल की पहचान होती है कि हाँ यस दिस यूनिफॉर्म रिलेट टू दिस स्कूल। ओके, तो यूनि मीन्स क्या होता है एक जैसा। ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म, जब नॉन लग जाता है तो आपको पता है अपोजिट बन जाता है, नॉन मीन्स जो एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए जाए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है बेटा, जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, एक सेकेंड में वो 5 मीटर गया फर्स्ट सेकेंड में, 5 मीटर मोर देन इन द नेक्स्ट सेकेंड, 5 मीटर फिर चला गया, 5 मीटर इन द थर्ड एंड 5 मीटर इन द फोर्थ, एंड द ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर इन ईच सेकेंड। मतलब देखो हर सेकेंड में वो 5 मीटर ही जा रहा है ना, इक्वल जा रहा है, तो दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। As the object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform motion। इसे हम uniform motion कहते हैं। The time interval in this motion should be small। In our day-to-day life, we come across motions where objects cover an equal distance in equal interval of time। For example, when a car is moving on a crowded street, yes, एक तो हम देखो GT रोड पे जा रहे हैं गाड़ी को लेके, तो क्या होती है हमारी स्पीड तेज होती है ना, मतलब फास्ट होती है हमारी स्पीड, और एक जब हम शहर के अंदर चले जाते हैं तो क्या होता है वहां पर क्राउडेड होते, भीड़ होते हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड मैनेज करनी पड़ती है। तो इससे क्या हो, कभी हमारी स्पीड ज्यादा थी, कभी हमारी स्पीड कम हो गई, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना। कई बार क्या होता है हमें टाइम कम है और जल्दी पहुंचना होता है, तो हम अपनी स्पीड को फास्ट कर लेते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हो सुबह, ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है टाइम कम हो जाता है तो आप जल्दी जल्दी जाते हो ना। ठीक है, और इसी तरह से तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म और
नॉन यूनिफॉर्म मीन्स व्हेन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है बेटा, जब हम कभी मान लो अभी हमारे पास टाइम है, जैसे मैंने आपको जीटी रोड का एग्जांपल दिया, जीटी रोड पे दिया है, मतलब हम खुली रोड पे जा रहे हैं तो वहां पर हमारी स्पीड फास्ट होती है। यदि हम उसी को फिर हम एक सिटी में जब हम एंटर कर जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके बेटा, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, कि रेट ऑफ मोशन को कैसे मेजर किया जाता है।